मेरा नाम शफीक है। मैं खानदानी दर्जी हूँ। मेरे दादा के जमाने से हम लोग सिलाई का काम करते आ रहे हैं। मेरे वालिद ने भी यही पेशा अपनाया और फिर मैंने भी उसी मशीन को संभाला जो मेरे बाप के हाथों में थी। मेरे हाथ में अल्लाह ने बड़ी माहिरी दी थी। सुई धागे से कपड़े में जान डाल देता था। लोग मेरी सिलाई के दीवाने थे। लेकिन वक्त के साथ हालात बदल गए। दुनिया बहुत आगे निकल गई और मैं वहीं का वहीं रह गया। मेरे 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे मासूम, जिनके चेहरों पर मुस्कान देखने के लिए मैं सारा दिन पसीना बहाता हूँ। मेरी बीवी बहुत साबिर है। वो मेरे साथ चुपचाप चल रही है। उसने कभी शिकवा नहीं किया, ना कभी किसी चीज की फरमाइश की। बस यही कहती है, हम तुम्हारे साथ हैं, अल्लाह सब ठीक कर देगा। मेरी दुकान गली के कोने पर है, बहुत पुरानी सी, एक छोटी सी जगह जिसमें मेरी एक बोसीदा सी मशीन पड़ी है। वही मशीन जिस पर मेरे दादा काम करते थे, फिर मेरे वालिद ने की और अब मैं कर रहा हूं। हाथ से चलने वाली ये मशीन अब बूढ़ी हो चुकी है। जैसे जैसे मैं उसे चलाता हूं, वैसे वैसे मेरे हाथ जवाब देते जा रहे हैं। मेरी कलाई में अक्सर शदीद दर्द होता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे हड्डी चटक जाएगी, मगर काम करना मजबूरी है। इर्द गिर्द के सब दर्जियों ने नई नई मशीनें खरीद ली हैं। बिजली से चलने वाली तेज रफ्तार मशीनें जो कम वक्त में ज्यादा काम कर देती हैं। ग्राहक भी अब उनके पास जाने लगे हैं क्योंकि वो जल्दी काम पूरा कर देते हैं। और मैं एक एक शलवार पर घंटों लगा देता हूँ। कई बार ऐसा हुआ है कि मेरी आंखों के सामने धुंध सी छा गई हो, मगर मशीन के पहिए को घुमाना नहीं रोका, क्योंकि रुकने का मतलब है भूखा रहना। अब हालात इस नहज पर आ गए थे कि दुकान का किराया देना भी मुश्किल हो गया था। और जिस दिन मैं ये सब सोच रहा था, उसी दिन घर में राशन भी खत्म हो चुका था। बच्चों ने सुबह कुछ नहीं खाया था और शाम को भी कुछ पकने की उम्मीद नहीं थी। बीवी ने मेरी तरफ देखकर कुछ कहना चाहा, मगर फिर खामोश हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। मैं दुकान से निकला तो साइकिल पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन चैन उतर गई। मुझे हंसी भी आई और रोना भी। साइकिल खींचते हुए गली से निकला तो सामने कब्रिस्तान आ गया। वही पुराना कब्रिस्तान जिसके साथ वाला दरख्त बचपन से मुझे डराता था। मैं उस दरख्त के साए में जा बैठा और अपने आप से बातें करने लगा। मैंने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, ना नई मशीन, ना किराया देने के पैसे, ना राशन, ना कोई सहारा। बस एक बोसीदा मशीन है और 3 बच्चे हैं जो भूख से निढाल हो रहे हैं। ऐसे में जीना क्या है? ये सब कुछ इंसान को खुदकुशी की तरफ ले जाता है। मैं अपने आप से झगड़ने लगा, कभी खुद को मलामत करता, कभी अल्लाह से शिकवा करता। उसी दौरान मैंने ऊपर दरख्त की तरफ देखा तो एक अजीब सा मंजर नजर आया। दरख्त की एक शाख जैसे हिल रही हो और उस पर कुछ अजीब सा काला साया बैठा हो। मुझे लगा शायद मेरा वहम है। मैंने फौरन नजरें हटा ली और साइकिल को खींचते हुए घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचा तो बीवी ने दरवाजा खोला। उसकी आंखें लाल थीं, शायद वो भी दिन भर रोती रही थी। वो चुपचाप पीछे हटी। मैं अंदर दाखिल हुआ तो बच्चे फर्श पर लेटे सो रहे थे। उनके पेट खाली थे और उनकी सांसें सुस्त चल रही थीं। बीवी मेरे करीब आई और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोली, कुछ हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। उस रात हम दोनों खामोशी से चारपाई पर बैठे एक दूसरे से लिपट कर रोते रहे। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हमारी आंखें सब कुछ कह रही थीं। हम दोनों अल्लाह से दुआ कर रहे थे और खुद को तसल्ली दे रहे थे कि शायद सुबह का सूरज हमारे लिए कोई नया दरवाजा खोलेगा। अगली सुबह मैं जल्दी उठा और बिना नाश्ता किए दुकान चला गया। मेरे कदम भारी थे, लेकिन उम्मीद का एक नन्हा सा दिया दिल में जल रहा था कि शायद आज कुछ अच्छा हो जाए। मैं दुकान पहुंचा, दरवाजा खोला और जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे अंदर कोई और भी हो। मैंने ध्यान नहीं दिया और मशीन के करीब जा बैठा। मैंने मशीन को हाथ लगाया तो वो बेआवाज हो गई। मैंने हैरानी से देखा कि पहिया खुद ब खुद हिलने लगा, जैसे किसी ने उसे चलाया हो। मैं घबरा गया, पीछे हट गया और चारों तरफ देखने लगा। दुकान में कोई नहीं था, मगर मशीन चलती जा रही थी। मुझे पसीने आने लगे, लेकिन मेरी नजरें मशीन पर जमी रहीं। ये वही मशीन थी जो कल तक रुकी हुई थी, जिसे चलाने में मेरी कलाई की जान निकल जाती थी। अब वो खुद ही चल रही थी। मैं वहीं बैठा रहा और मशीन चलती रही, जैसे किसी ने मेरी सारी परेशानियों को सुन लिया हो और मदद भेज दी हो। लेकिन ये मदद कहां से आई थी? ये सवाल मेरे दिमाग में बार बार गूंजने लगा। मैं उसी कुर्सी पर साकित बैठा रहा। मेरे गले में जैसे कांटे अटक गए हों, सीने में सांस फंस कर रह गई थी। मशीन अपने आप चलती रही और मैं हक्का बक्का उसे घूरता रहा। वो मशीन जिसे चलाने के लिए मुझे अपना खून पसीना एक करना पड़ता था,
अब बिना मेरे हाथ लगाए चलती जा रही थी। मैंने आंखें मली, उठने की कोशिश की, लेकिन जिस्म ने साथ न दिया। जैसे जमीन ने मुझे जकड़ लिया हो। मशीन की सुई बड़ी तरतीब से चक्कर काटती जा रही थी और धागा कपड़े में सरकता जा रहा था, जैसे कोई माहिर दर्जी बहुत आराम से काम कर रहा हो। धीरे धीरे एक सूट मुकम्मल हो गया। जैसे ही आखिरी टांका लगा, मशीन एकदम से झटके से रुक गई। मैं कुछ लम्हे यूं ही बैठा रहा, फिर कांपते हाथों से पास रखा पानी का गिलास उठाया। हाथ इतने लरज रहे थे कि आधा पानी कपकपाते होंठों से नीचे गिर गया, लेकिन जैसे तैसे करके पानी पिया और खुद को संभाला। कुछ ही देर गुजरी थी कि वो ग्राहक आ गया, जिसका ये सूट था। वो दुकान में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर गुस्सा नुमाया था। कहने लगा, शफीक भाई, अब तो हद हो गई। 4 दिन पहले कपड़े दिए थे, अभी तक तैयार नहीं हुए। मैंने खुश्क लबों से जवाब दिया, सूट तैयार है। वो चौंका और बोला, अच्छा, चल गया। मैंने सर हिलाया और सूट की तरफ इशारा किया। उसने जैसे ही सूट देखा, पहले तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं, फिर चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने कहा, वाह वाह, इतना खूबसूरत सिया है आपने। अगर इतना वक्त लिया है तो कोई बात नहीं। इतना खूबसूरत काम आज तक किसी ने नहीं किया। उसने मेज पर सिलाई के पैसे रखे और फिर जेब से 200 रुपए निकालकर और रख दिए। कहने लगा, ये इजाफी हैं, क्योंकि काम लाजवाब है। वो खुशी खुशी जाने लगा और जाते जाते ये भी कह गया, मेरे पास 4-5 और जोड़े हैं, मैं वो भी ले आऊंगा। मैं वहीं बैठा हैरानी से सारा मंजर देखता रहा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर साथ ही दिल में एक उम्मीद भी जागी कि शायद मेरे दिन फिरने वाले हैं। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, ना बीवी को, ना किसी दोस्त को। अगली सुबह जब दुकान पहुंचा तो दुकान के आगे एक मोटी सी चादर टांग दी, ताकि अंदर मशीन नजर ना आए। अब रोज यही होने लगा। मैं कपड़ा रखता और मशीन खुद ब खुद सिलाई शुरू कर देती। वो आवाज जो कल तक मेरे लिए थकावट का पैगाम थी, अब रज का संदेशा बन गई थी। 3-4 दिन के अंदर वही ग्राहक दोबारा आया। उसके चेहरे पर इस बार पहले से ज्यादा खुशी थी। कहने लगा, शफीक भाई, वो सूट जो आपने सिया था, मैं वो पहनकर शादी में गया और यकीन कीजिए, सबने पूछा कि कहां से सिलवाया है। मैंने आपका नाम बताया और सबको आपकी दुकान का पता दे दिया, और ऐसा ही हुआ। अगले दिन मेरी दुकान पर इतने ग्राहक आ गए जितने मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचे थे। 15-16 जोड़े जमा हो गए थे और मैं सिर्फ कपड़ा रखता। मशीन खुद ब खुद कपड़ों को सीती जाती। हर जोड़ा जैसे उस शख्स की मर्जी के मुताबिक तैयार होता। ना नाप की जरूरत, ना किसी नक्शे की, सब कुछ खुद ब खुद। मैं रोज शाम को दुकान बंद करता तो थकावट महसूस नहीं होती। घर आता तो हाथ में पैसे होते। बीवी के चेहरे पर मुस्कान देखकर सारे गम भूल जाता। बच्चे अब भूखे नहीं सोते। बीवी कभी चुपचाप मुझे देखती और कभी आहिस्ता से कहती, अल्लाह का शुक्र है, हालात संभलने लगे हैं। मुझे सब कुछ ख्वाब सा लगने लगा। अब वही मशीन मेरी खुशहाली का सबब बन रही थी। मैं सोचने लगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मरहूम वालिद, जिन्होंने सारी जिंदगी इसी मशीन पर काम किया, कहीं वही अब मेरी मदद को आ गए हों। कहीं उनकी रूह ने इस मशीन को फिर से जिंदा कर दिया हो। मगर मैं जानता था, मेरे बाबा जितने भी माहिर दर्जी रहे हों, वो कभी ऐसे जादू जैसे कपड़े नहीं सीते थे जैसे अब इस मशीन से तैयार हो रहे थे। एक दिन मैंने अपने लिए भी एक नया सूट तैयार करवाया। वो कपड़े जो मैंने खुद दुकान में रखे और जो मशीन ने खुद ब खुद सी दिए। जब वो सूट पहना तो जैसे जिस्म में नई जान आ गई हो, जैसे मैं कोई बहुत खास इंसान बन गया हूं, जैसे मेरे वजूद में एतिमाद उतर आया हो, जैसे मुझे किसी बादशाह का लिबास पहना दिया गया हो। अगले दिन मेरी दुकान पर इतने ग्राहक आ गए जितने मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचे थे। 15-16 जोड़े जमा हो गए थे और मैं सिर्फ कपड़ा रखता। मशीन खुद ब खुद कपड़ों को सीती जाती। हर जोड़ा जैसे उस शख्स की मर्जी के मुताबिक तैयार होता। ना नाप की जरूरत, ना किसी नक्शे की, सब कुछ खुद ब खुद। मैं रोज शाम को दुकान बंद करता तो थकावट महसूस नहीं होती। घर आता तो हाथ में पैसे होते। बीवी के चेहरे पर मुस्कान देखकर सारे गम भूल जाता। बच्चे अब भूखे नहीं सोते। बीवी कभी चुपचाप मुझे देखती और कभी आहिस्ता से कहती, अल्लाह का शुक्र है, हालात संभलने लगे हैं। मुझे सब कुछ ख्वाब सा लगने लगा। अब वही मशीन मेरी खुशहाली का सबब बन रही थी। मैं सोचने लगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मरहूम वालिद, जिन्होंने सारी जिंदगी इसी मशीन पर काम किया, कहीं वही अब मेरी मदद को आ गए हों। कहीं उनकी रूह ने इस मशीन को फिर से जिंदा कर दिया हो। मगर मैं जानता था,
मेरे बाबा जितने भी माहिर दर्जी रहे हों, वो कभी ऐसे जादू जैसे कपड़े नहीं सीते थे जैसे अब इस मशीन से तैयार हो रहे थे। एक दिन मैंने अपने लिए भी एक नया सूट तैयार करवाया। वो कपड़े जो मैंने खुद दुकान में रखे और जो मशीन ने खुद ब खुद सी दिए। जब वो सूट पहना तो जैसे जिस्म में नई जान आ गई हो, जैसे मैं कोई बहुत खास इंसान बन गया हूं, जैसे मेरे वजूद में एतिमाद उतर आया हो, जैसे मुझे किसी बादशाह का लिबास पहना दिया गया हो। गली में चलता तो लोग रुक कर मुझे देखते, तारीफ करते, सलाम करते। पड़ोसियों ने कहा, शफीक भाई, आज तो आप किसी फिल्मी हीरो लग रहे हो। मैं मुस्कुराकर सबकी बातें सुनता रहा और फिर दुकान में आकर बैठ गया। मशीन अपनी रवानी से कपड़े सी रही थी, जैसे हमेशा से यही करती आ रही हो। मैंने जेब में हाथ डाला और वो टूटा हुआ शीशा निकाला जो उस बुजुर्ग ने मुझे दिया था। उस शीशे को मैंने पहले कभी गौर से नहीं देखा था, मगर उस दिन कुछ अजीब सा ख्याल आया कि क्यों ना आज देखूं। मैंने शीशा आंखों के सामने किया और अपना चेहरा देखने लगा। मेरे पीछे मशीन की आवाज आ रही थी, लेकिन जैसे ही मेरी नजरें शीशे के अंदर गईं, मेरी सांस रुक गई। मेरी आंखों के सामने जमीन घूमने लगी, कदमों के नीचे से जमीन खिसक गई। जुबान जैसे मफलूज। शीशे में जो अक्स नजर आ रहा था वो ये था कि मशीन खुद नहीं चल रही थी, बल्कि एक लड़की उस मशीन पर बैठी सिलाई कर रही थी। एक खूबसूरत जवान लड़की, जिसके लंबे बाल थे, जिसकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी और जिसके हाथों की हरकत से मशीन की सुई कपड़ों में धागा डाल रही थी। मैंने फौरन पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। दुकान में सिर्फ मैं था और पुरानी मशीन। मगर जब मैंने दोबारा शीशे में देखा तो वही लड़की मशीन चला रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, उंगलियां सुन्न हो गईं, माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। और जब तीसरी बार मैंने शीशे में देखा तो वो लड़की मेरी तरफ देख रही थी और फिर उसने मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कान जैसे मेरे अंदर का सारा खून सूख गया हो। मेरे हाथ से शीशा छूटकर जमीन पर गिरा। मैं पागलों की तरह दुकान से बाहर भागा। गली में लोग खड़े थे, सब मेरी तरफ हैरत से देखने लगे। किसी ने पूछा, क्या हुआ शफीक भाई? किसी ने कहा, खैरियत तो है। मैंने घबराकर कहा, एक कीड़ा दुकान में घुस आया था, मुझे लगा कहीं काट न ले। लोग हंसने लगे, कहने लगे, शफीक भाई, आप भी ना कीड़े मकोड़ों से डर गए? लड़की हो गए क्या? किसी ने जैसे ही लफ्ज लड़की कहा, मेरे दिमाग में वो चेहरा फिर से उभर आया। वही चेहरा जो शीशे में नजर आया था, वही चेहरा जो अब मेरे ख्वाबों में भी आने लगा था। मैंने आंखें बंद की और खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद मैं फिर से दुकान के अंदर आया। मशीन हस्बे मामूल चल रही थी, वही सुई, वही धागा, वही कपड़ा। लेकिन अब मेरे अंदर एक खौफ पैदा हो चुका था। मैं जो कल तक समझता था कि यह मशीन खुद चलती है, अब जान चुका था कि यह मशीन किसी और के हाथ में है। वो हाथ जो मुझे नजर नहीं आते, वो वजूद जो शायद इस दुनिया का नहीं। मैं सोचने लगा, ये लड़की कौन है? क्या ये किसी मुर्दे की रूह है, किसी जिनझादी की ताकत है, या किसी ऐसे वजूद की जो न इंसान है न जानवर? मैं नहीं जानता था किस चीज से दो चार हूं। बस इतना समझ आया कि वो बुजुर्ग जो मुझे शीशा देकर गया था, वो कोई आम इंसान नहीं था। शायद वो कोई आलिम था, या कोई आमिल, या शायद कोई और मखलूक जिसने मुझे ये ताकत दिखाने के लिए चुना था। अब मेरा दिल चाहता था कि मैं ये सब कुछ छोड़ दूं, ये मशीन, ये दुकान, ये सब कुछ, क्योंकि जो भी था उसमें मेरा हाथ नहीं था। और जो दिखाई दे रहा था वो बस जाहिरी चीज थी। असली हकीकत कुछ और थी। और ये हकीकत जितनी करीब आती जा रही थी, उतनी ही खौफनाक होती जा रही थी। इसका मतलब ये था कि मेरी दुकान में वो जिंजादी बैठकर कपड़े सिया करती थी, और वो भी ऐसी तेज रफ्तारी से कि इंसानों में शायद ही कोई इतनी महारत से काम कर सके। मैं कई दिनों तक इसी सोच में गुम रहा। मुझे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए था। वो मेरी जिंदगी में खुशहाली लाई थी। उसने मेरी महरूमी को खत्म किया था। उसने मेरे बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लौटाई थी। उसने मेरी बीवी के झुर्रियों भरे चेहरे को एक बार फिर से हंसी दी थी। लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाया। दिल में हजार बार सोचा कि शुक्रिया अदा करूं, उससे बात करूं, मगर जुबान साथ नहीं देती थी। कभी खौफ रोकता था, कभी हैरत। एक दिन मैं दुकान में बैठा चाय पी रहा था। सुबह का वक्त था। गली में हल्की हल्की धूप फैल रही थी। परिंदों की आवाजें आ रही थीं।
और मशीन हस्बे मामूल अपने काम में मसरूफ थी। मैं बार बार उस तरफ देख रहा था जहां वो जिंजादी नजर नहीं आती थी, लेकिन मुझे यकीन था कि वो वहीं है। वो मुझे भी देख रही है। मुझे महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। मैंने हिम्मत की और आहिस्ता से कहा, चाय पियोगी? मुझे पूरा यकीन था कि कोई जवाब नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही उसकी आवाज आई, हाँ, मेरे हाथ से कप चाय समेत जमीन पर गिर गया। चाय का छींटा हुआ, फर्श पर चंद बूंदें फैल गईं। मेरी धड़कन तेज हो गई, दिल जैसे सीने को फाड़कर बाहर निकल आए। मैं फौरन उठा और दुकान से बाहर भागने लगा, जैसे पहले भी भागता था। लेकिन तभी एक आवाज आई, बाहर मत भागो, बार बार ऐसे करोगे तो लोगों को शक हो जाएगा। मैं रुक गया, मेरे कदम जैसे जमीन से चिपक गए। मैं आहिस्ता आहिस्ता वापस दुकान में आया और अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठ गया। अब मेरी नजर उस कप की तरफ गई जो जमीन पर गिरकर खाली हो चुका था। मगर हैरानी की बात यह थी कि वही कप अब मेज पर रखा था और उसमें से गर्मा गर्म चाय की भाप उठ रही थी, जैसे अभी किसी ने उसमें ताजा चाय डाली हो। मैं कांपते हाथों से चाय का कप उठाकर मशीन के सामने रख दिया। मैं जानता था कि वो उसे लेगी और मेरी आंखों के सामने धीरे धीरे उस कप में से चाय कम होती जा रही थी। कप वहीं रखा था, लेकिन चाय गायब होती जा रही थी, जैसे कोई अनदेखे होंठ उसे पी रहे हों। फिर उसकी आवाज आई, अगर तुम डरो नहीं तो मैं तुम्हारे सामने आ जाऊं। मैंने घबराकर जवाब दिया, नहीं। मैंने साफ इनकार कर दिया। उसी वक्त उसकी हंसी की आवाज आई, नरम सी हंसी, जो न इंसान की थी न जानवर की, जैसे किसी और ही दुनिया की हो। फिर वो खुद बोलने लगी। उसने कहा, मुझे कपड़े सीने का शौक है। हमारी दुनिया में ऐसे शौक पूरे नहीं होते। हम जो काम चाहते हैं वो हमारे लिए बेमायने होते हैं। हम चीजों को सिर्फ अपने ख्याल से मुकम्मल करते हैं। हमारे लिए मेहनत नहीं होती, लेकिन मुझे कुछ करना होता है। मुझे सिलाई से मोहब्बत है और मैंने तुम्हें देखा। तुम मेहनती हो, तुम सच्चे हो, तुम मजलूम हो। इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद करने का फैसला किया और साथ ही मेरा शौक भी पूरा हो रहा है। उसने कहा, औरतों के कपड़े सीने के लिए भी बोर्ड लगा दो, वो काम भी मैं कर लिया करूंगी। मैंने फौरन वैसा ही किया। दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, औरतों के कपड़े भी सिले जाते हैं। अब जो हुआ वो मेरी तवक्को से भी बढ़कर था। काम बढ़ गया। औरतें आईं, जोड़े लाईं, और वो जिंझादी उन जोड़ों को ऐसी महारत से सिया करती जैसे किसी जादूगरनी की सुई हो। हर कपड़ा ऐसे तैयार होता जैसे वो किसी दुल्हन के लिए हो, जैसे हर जोड़ा पहनने वाली औरत खुद को खास महसूस करे। वो ऐसे ऐसे डिजाइन बनाती जैसे कोई आला फैशन डिजाइनर हो। मेरे ग्राहक हैरान होते, मेरे पास आते और पूछते, ये डिजाइन कहाँ से सीखे, कहाँ से कोर्स किया है, अचानक इतने अच्छे कपड़े कैसे सिलने लगे? मैं मुस्कुराकर कहता, वक्त के साथ साथ इंसान को हुनर सीख लेना चाहिए। मेरे घर के हालात तेजी से बदलने लगे। दुकान पर भीड़ बढ़ी, पैसे आने शुरू हुए। इतने पैसे कि अब हमारा छोटा सा टूटा फूटा घर हमारे लिए तंग हो गया। हमने एक नया घर किराए पर लिया, थोड़ा कुशादा और रोशनियों से भरा हुआ घर, जिसमें न नालियां बहती थी न दीवारों से सीलन टपकती थी। घर में रोज फल आते थे। बच्चों के हाथों में दूध के ग्लास होते थे। बीवी की हथेलियों पर लकीरें ताजा लगने लगी थी। उसके चेहरे पर खुशी के निशान थे। अब जब मैं उससे बात करता तो चेहरे पर मुस्कान होती। वो जवाब देती तो लहजे में जिंदगी महसूस होती। हम अब जिंदा थे, हम अब सांस ले रहे थे, हम अब जीने लगे थे। और इन खुशियों का सबब वो जिंजादी थी जो मशीन के पीछे बैठी अपने शौक में मेरे मुकद्दर को संवार रही थी। मैंने बुलंद आवाज में पुकारा, मैं जानता हूं तुम यहीं हो, मैं जानता हूं तुम मेरी मदद करती हो। अब तुम कहां हो? मगर फिर भी कोई जवाब ना आया। मेरी आवाज जैसे रेत में जज्ब हो गई। तब अचानक मुझे वो शीशा याद आया जो उस बुजुर्ग ने मुझे दिया था। मैंने जेब में हाथ डाला, वो शीशा निकाला, आंखों के सामने किया, दरख्त की तरफ देखा, और जो मंजर उस शीशे में उभरा वो ऐसा था कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वही जिंजादी, वही लड़की, दरख्त की एक मोटी शाख से बंधी हुई थी। उसके हाथ पीछे बंधे थे, उसकी आंखों में आंसू थे, उसका चेहरा तकलीफ से लाल हो रहा था। वो बस रोए जा रही थी और ये सब मंजर सिर्फ शीशे में दिखाई दे रहा था। हकीकत में दरख्त खाली था। मेरे दिल में दर्द की एक लहर दौड़ गई। मैं आगे बढ़ा, दरख्त के नीचे खड़ा होकर शीशे में देखकर अंदाजा लगाया कि वो किस शाख पर है। फिर मैं दरख्त पर चढ़ने लगा।
हर शाख पर एक खतरा महसूस हो रहा था, जैसे कुछ छुपा हुआ हो। लेकिन मैं चढ़ता गया। आखिरकार मैं उस शाख तक पहुंच गया। मैंने हाथ बढ़ाकर उसकी रस्सी खोलने की कोशिश की। ये आम रस्सियां नहीं थी, मगर मेरे हाथ जैसे खुद काम करने लगे। मैंने वो रस्सी खोल दी और वो आजाद हो गई। उसी लम्हे वो मेरे सामने अपने असली रूप में आ गई। वो पहले से ज्यादा रोशन लग रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। चेहरे पर एक शुक्रिया भरी मुस्कान थी। उसने कहा, तुमने ये रस्सी कैसे खोल दी? मैंने कहा, मैंने उसे रस्सी समझकर खोला। उसने कहा, ये आम रस्सी नहीं थी। ये जिन्नात के सरदार की तरफ से बांधी गई थी। वो नहीं चाहता था कि मैं तुम्हारी मदद करूं, इसीलिए उसने मुझे यहां कैद कर दिया था। मगर तुम एक इंसान हो और तुमने इसे खोल दिया। कैसे? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, बस मैं तुम्हें आजाद करना चाहता था। वो खामोश हो गई, फिर आहिस्ता से बोली, चलो अब हम वापस चलते हैं। फिर हम दोनों वापस दुकान पर आ गए और वो फिर से मशीन के पीछे बैठ गई और मशीन ने दोबारा से जिंदगी की आवाज निकालनी शुरू कर दी। शुरू में तो मैं खुद हैरान था कि वही जिंजादी जिससे पहली बार मिलने पर मेरी रूह तक कांप गई थी, अब रोज मेरे सामने बैठती है और मैं उससे बिल्कुल भी नहीं डरता। बल्कि जब मैं उसकी मौजूदगी को महसूस करता तो दिल को एक सुकून सा मिलता। वो खामोशी से आकर बैठती, सिलाई मशीन संभाल लेती और मैं पास बैठकर अपने ग्राहकों से बातें करता, उनके नाप लेता और बाकी काम उसके सुपुर्द कर देता। वो निहायत खूबसूरती से और बड़ी मेहनत से जोड़ों को सिया करती थी। एक दिन उसने खुद बात शुरू की। कहने लगी, मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी। वो रस्सी जो तुमने दरख्त से खोली थी, वो आम रस्सी नहीं थी। वो जिन्नात के सरदार की तरफ से जादू के जोर पर बांधी गई थी और वो किसी आम इंसान से नहीं खुल सकती थी। मगर तुमने उसे बड़ी आसानी से खोल लिया। शायद इसकी वजह यह है कि तुम्हारे दिल में कोई खोट नहीं है। तुम्हारे दिल में किसी के लिए न नफरत है, न हसद, न लालच। तुम एक साफ नीयत के इंसान हो। तुम्हारी नीयत की ताकत ने वो बंदिश खोल दी और इसीलिए मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूं। मैं जानती हूं यह कहना शायद मुनासिब न हो, लेकिन तुम मुझे अच्छे लगते हो। तुम मेरे लिए खास हो। शायद मैं तुम पर आशिक हो गई हूं, लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि तुम्हारी एक बीवी है और 3 बच्चे भी हैं। मैं उन सब की इज्जत करती हूं और मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं देना चाहती। मैं वापस अपनी दुनिया में नहीं जाना चाहती। मैं यहीं तुम्हारे पास रहना चाहती हूं और वही काम करना चाहती हूं जो मैं अब तक कर रही हूं। ये छोटी सी दुकान, ये छोटी सी जिंदगी मुझे बड़ी भली लगती है। मेरे दिल को खुशी मिलती है जब मैं तुम्हारे काम आती हूं, जब मैं तुम्हारे बच्चों को देखती हूं, जब तुम दुकान पर ग्राहकों से बात करते हो, तो मुझे लगता है जैसे मैं भी इसी दुनिया का हिस्सा हूं। और तभी से वो मेरी एक सच्ची दोस्त बन गई। मैंने कभी उसके जज्बात का मजाक नहीं उड़ाया, ना उसे दूर किया, बल्कि मैंने उसे तस्लीम कर लिया कि वो अब मेरे साथ है और यही उसकी जगह है। वक्त गुजरता गया, मेरे बच्चे बड़े होने लगे। मेरे बेटे ने इंटर पास किया, फिर कॉलेज में दाखिला लिया। मेरी बेटी ने मैट्रिक में पोजीशन ली। मैंने उन्हें पढ़ाया लिखाया और वो भी समझ गए थे कि अब्बू की दुकान में कुछ खास बात है, क्योंकि अब्बू के जोड़े सबसे अलग और सबसे खूबसूरत होते हैं। मेरी बीवी कभी कभी पूछती, तुम दिन ब दिन जवान क्यों होते जा रहे हो? तुम्हें थकन क्यों नहीं होती? तो मैं बस मुस्कुराकर कहता, जब नीयत साफ हो तो काम भारी नहीं लगता। हमने वो पुरानी दुकान छोड़कर एक नई जगह पर बेहतर दुकान बनाई, मगर मैंने वही पुरानी सिलाई मशीन रखी, क्योंकि मेरे दिल में एक अजीब सा यकीन था कि वो मशीन जिस पर वो बैठती है वही हमारे लिए बरकत का सबब है। मेरे दोस्तों ने कहा, नई मशीन लगाओ, बिजली वाली मशीन लगाओ, कम वक्त में ज्यादा सिलाई होगी। मगर मैंने इनकार कर दिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये मशीन सिर्फ मशीन नहीं है, ये मेरे राजों की साथी है। वक्त की रफ्तार थमती नहीं। मेरे बाल सफेद हो गए, मेरी कमर झुकने लगी, लेकिन मशीन की आवाज में वही जान बाकी रही। छोटा सा मकान बनाया, गाड़ी भी खरीदी, बच्चों की शादियां भी की, मगर मेरी जिंदगी का वो हिस्सा जो मैं किसी से बयान नहीं कर सकता था, वही सबसे खास था। वो जिंजादी जो अब भी हर रोज सुबह मेरे सामने आकर बैठती है, मेरा नाम लेकर मुस्कुराती है, मेरा हाल पूछती है, मेरी परेशानी महसूस करती है, मुझे पानी देती है और सबसे बढ़कर अब भी उसी लगन से मशीन चलाती है, जैसे वो अब भी मुझसे मोहब्बत करती हो। और शायद सच ये है कि वो वाकई मुझसे मोहब्बत करती है, मगर इस मोहब्बत में कोई गुनाह नहीं, इसमें कोई लालच नहीं। ये एक ऐसी मोहब्बत है जो सिर्फ मौजूदगी से खुशी देती है।
वो आज भी वैसी ही जवान है जैसी पहले दिन थी। न उसकी आंखों में वक्त का असर है, न उसकी जिंद पर उम्र की थकन। वो वही है जो बरसों पहले उस दरख्त की शाख से बंधी हुई मेरे इंतजार में आंसू बहा रही थी। आज जब मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ दुकान की तरफ आता हूं, तो वो दरवाजा खोलकर मेरा इंतजार करती है। मेरी कमर पर हाथ रखकर मुझे कुर्सी पर बिठाती है और कहती है, तुम आराम करो, मैं काम कर लूंगी। और मैं हैरत से उसे देखता हूं और दिल में एक दुआ करता हूं कि शायद वो कभी वापस न जाए, क्योंकि उसने मेरी जिंदगी को वो सुकून दिया है जो कोई और न दे सका। मेरी जिंदगी की कहानी कोई जानता नहीं, किसी ने मेरे होंठों से ये सब सुना नहीं, मगर वो एक हस्ती जो न इंसान है न साया, वो जानती है कि मेरी हर कामयाबी के पीछे उसका हाथ है। मेरी हर मुश्किल घड़ी में उसने मेरी मदद की है। मैं कभी कभी दुकान बंद होने के बाद देर तक बैठा रहता हूं और उससे कहता हूं, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है। और वो मुस्कुराकर कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने मुझे एक जगह दी, एक पहचान दी, और सबसे बढ़कर एक इंसान की इज्जत दी जो मेरी दुनिया में मुमकिन न थी। वो मेरे साथ एक साए की तरह है जो नजर तो नहीं आता मगर महसूस होता है। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, हाथ कांपते हैं, आंखें धुंधला गई हैं, चलने में मुश्किल होती है, मगर दुकान अब भी चल रही है, सिलाई मशीन अब भी गूंजती है, और जिंजादी अब भी मेरे साथ है। कभी कभी सोचता हूं कि जब मेरी जिंदगी का सफर खत्म हो जाएगा तो क्या वो भी चली जाएगी, या फिर वो किसी और दर्जी के साथ वही सफर शुरू करेगी जो उसने मेरे साथ किया था। मगर यह सवाल अब फजूल लगता है, क्योंकि वो यहां है, और जब तक वो है मैं बूढ़ा होने के बावजूद खुद को तन्हा महसूस नहीं करता, क्योंकि मेरा हर दिन उसकी आवाज से शुरू होता है और उसकी खामोश मौजूदगी से मुकम्मल होता है। और ये सब मेरे लिए एक ख्वाब जैसा है जो कभी खत्म नहीं होता, जो हर दिन नए रंगों के साथ मेरी आंखों के सामने बिखरता है। और मैं हर बार शुक्र अदा करता हूं उस लम्हे का जब मैंने उस दरख्त के नीचे उसे आजाद किया था, क्योंकि उस एक लम्हे ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी थी। और आज भी वो लम्हा मेरे दिल के सबसे खूबसूरत कोने में जगमगा रहा है। और आज भी वो लम्हा मेरे दिल के सबसे खूबसूरत कोने में जगमगा रहा है, जैसे कोई चिराग जो बुझता ही नहीं। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो खून के रिश्तों से भी ज्यादा कीमती और मजबूत हो सकता है। ये वो एहसास है जो दिल को सुकून देता है, जो दुख में साथ निभाता है, जो खुशी में शामिल होता है, और जो वक्त के साथ कमजोर नहीं बल्कि और गहरा होता जाता है। दुनिया में हर रिश्ता किसी न किसी मफाद पर कायम होता है, मगर सच्ची दोस्ती बिना किसी गरज के होती है। इसमें न कोई शर्त होती है, न कोई तवक्को, बस एक खुलूस होता है, एक सच्चाई होती है, और एक ऐसा जज्बा होता है जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। दोस्ती वो सहारा है जो इंसान को तन्हाई से निकालता है, जो दुखों का बोझ हल्का करता है और जो खुशियों को दोगुना कर देता है। जब कोई दोस्त साथ होता है तो दुनिया की सबसे मुश्किल राहें भी आसान लगती हैं। एक सच्चा दोस्त आईना होता है जो हमें हमारी गलतियों से आगाह करता है, हमारी बेहतरी चाहता है और हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। दोस्ती में दिलों का रिश्ता होता है, जबान की जरूरत नहीं पड़ती। एक नजर, एक मुस्कान, एक खामोशी भी सब कुछ कह देती है। बचपन की दोस्तियां मासूम होती हैं, जवानी की दोस्तियां जज्बाती, और बुजुर्गी की दोस्तियां सच्ची और तजुर्बात भरी। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, हालात, मकाम, चेहरे, मगर सच्ची दोस्ती एक ऐसा खजाना है जो हमेशा साथ रहता है। सच्चा दोस्त वो होता है जो दुख में पहले आए और खुशी में बाद में, जो हमारी गैर मौजूदगी में हमारी इज्जत करे और हमारे सामने हमारी इस्लाह। कहा जाता है इंसान की पहचान उसके दोस्तों से होती है। अगर दोस्त अच्छे हों, नेक हों, खलीलूस वाले हों, तो इंसान की जिंदगी संवर जाती है। कई बार दोस्ती वहां से मिलती है जहां हमने कभी सोचा भी नहीं होता। वो दोस्ती इंसानों से भी हो सकती है, जानवरों से भी, और कभी कभार किसी ऐसी हस्ती से भी जो इंसानों की दुनिया से नहीं आती। मगर अगर वो दोस्ती खलूस से भरी हो, सच्चाई से लबरेज हो और दिल की गहराइयों से निकली हो, तो फिर वो दोस्ती किसी भी रिश्ते से बढ़कर हो जाती है। सच्ची दोस्ती रंग, नस्ल, मजहब, जात पात कुछ नहीं देखती। ये बस दिलों को जोड़ती है, चाहे वो किसी इंसान की हो या किसी और मखलूक की। अगर वो दिल से हो तो वो यादगार बन जाती है, जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। क्योंकि आखिर में दोस्ती तो दोस्ती होती है,
चाहे किसी इंसान और जनजाति की ही क्यों ना हो।